ये अन्नदाता है जो आपका भी पेट पालता है, हमारा भी पालता है, इस मुल्क का पेट पालता है। अरे जानवर भी जिसका दिया हुआ खाता है उसके प्रति वफादारी निभाता है, लेकिन जिस अन्नदाता का दिया हुआ हम और आप खाते हैं उसको ये आतंकवादी कहते हैं। ये लोग नमक हराम सरकार इस देश के अंदर चल रही है, मैं ये कहना चाहता हूं। ऐसे मुकाम पे खड़ा है साथियों और दोस्तों कि पिछले 120 दिनों से 4 महीने से देश का किसान सड़कों पे आंदोलन पर है, लेकिन भारत की अहंकारी सरकार, मोदी जी की गुरूर वाली सरकार किसानों की मांगे सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, मानवता का, आदमियत का कत्ल हो रहा है। संजय भाई, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, मानवता का, आदमियत का कत्ल हो रहा है। संजय भाई, खा दे, फिर कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। नौजवानों ने लाइन में लग के वोट दे दिया। फिर कहने लगे डीजल 39 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल तो 45 रुपए का हो जाएगा। फिर कहने लगे जीएसटी से देश को दूसरी आजादी मिल जाएगी, नोटबंदी से देश की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन आज हिंदुस्तान ऐसे मुकाम पे खड़ा है साथियों और दोस्तों कि पिछले 120 दिनों से 4 महीने से देश का किसान सड़कों पे आंदोलन पर है, लेकिन भारत की अहंकारी सरकार, मोदी जी की गुरूर वाली सरकार किसानों की मांगे सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, अन्नदाता को आप आतंकवादी कह रहे हैं, देश के किसान को देशद्रोही कह रहे हैं, सड़क पे आप कीले गाड़ रहे हैं, आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, किसानों को लाठियों से पिटवा रहे हैं, उनको खालिस्तानी कह रहे हैं, उनको पाकिस्तानी कह रहे हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, ये अन्नदाता है जो आपका भी पेट पालता है, हमारा भी पालता है, इस मुल्क का पेट पालता है। अरे जानवर भी जिसका दिया हुआ खाता है उसके प्रति वफादारी निभाता है, लेकिन जिस अन्नदाता का दिया हुआ हम और आप खाते हैं उसको ये आतंकवादी कहते हैं। ये लोग नमक हराम सरकार इस देश के अंदर चल रही है, मैं ये कहना चाहता हूं। नमक खाकर उसके साथ इंसाफ ना करना नमक हरामी होती है, और वो नमक हरामी ये सरकार कर रही है। सड़कों पे कील ऐसे गाड़े जा रहे हैं जैसे दुश्मन देश की सेना आ जाए। तो जो लोग आपके सामने कील गाड़ रहे हैं, सत्ता के ताबूत में कील गाड़ने का काम आप लोगों को मिलके करना है। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के ताबूत में कील गाड़ना। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसानों का स्वागत किया देश की राजधानी में। 9 स्टेडियम मांगे जा रहे थे जेल बनाने के लिए। हमने कहा हम स्टेडियम को जेल नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी आंदोलन के कोख से पैदा हुई पार्टी है। हम अपने अन्नदाता को जेल में नहीं रख सकते। आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, ठंड के महीने में पानी की बौछारें कर रहे हो। सिख आ जाए आंदोलन में तो खालिस्तानी आ गए, जाट आ गए आंदोलन में तो देशद्रोही आ गए। राकेश टिकैत को गिरफ्तार करवाते हो, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे के आंख से आंसू निकला।
तो मैंने फोन करके कहा, टिकैत जी अगर आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो सबसे पहली गिरफ्तारी देने वालों में हम आपके साथ शामिल होंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे मुख्यमंत्री ने बात की, अरविंद केजरीवाल जी ने, और कहा कि जो भी किसानों की जरूरतें हैं उसको हम पूरा करेंगे। आप आंदोलन कीजिए, लड़ाई लड़िए। देश की संसद में जब ये बिल आया उस वक्त देश में आंदोलन नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने ये बिल पढ़ा तो मैंने कहा था इस सरकार से कि ये किसानों का बिल किसानों के लिए नहीं, ये किसानों के लिए मौत का फरमान है और ये काला कानून वापस होना चाहिए। मैंने संसद के अंदर माइक तोड़ा, बिल फाड़ के फेंका, टेबल पे ऊपर चढ़ के इसका विरोध किया, लेकिन इस जुल्मी सरकार ने वो कानून पास कर दिया। जब मैंने माइक तोड़ा तो मुझे निलंबित किया गया। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, मैंने किसानों के लिए माइक तोड़ा, मुझे निलंबित किया गया। तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो, तुमको भी निलंबित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस बिल में क्या लिखा है इसके बारे में जानना आपको जरूरी है। इस बिल में लिखा है कि कोई भी पूंजीपति असीमित भंडारण कर सकता है, यानी बड़े बड़े गोदाम बनाओ, असीमित भंडारण करो, और जब बाजार में उसकी कमी हो जाए तो महंगे दामों पर बेचो। और भी सरल शब्दों में समझा देता हूं, सस्ते में किसान से गेहूं खरीदा जाएगा, सस्ते में किसान से चावल खरीदा जाएगा, सस्ते में किसान से फल और सब्जियां खरीदी जाएंगी। अदानी और अंबानी उसको अपने बड़े बड़े स्टोर के अंदर रखेंगे। जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पे हमको आपको बेचेंगे। हमारे समाज में कहा गया, हिंदू धर्म में कहा गया, मुस्लिम धर्म में कहा गया, सिख धर्म में कहा गया, ईसाई धर्म में कहा गया, बगल में कोई भूखा हो तो घर में जमाखोरी मत करना। मोदी की सरकार कहती है जमाखोरी करो, महंगाई बढ़ाओ, कालाबाजारी करो, इसलिए हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ये लिखा है इस बिल में। इस बिल में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जमींदारी प्रथा हिंदुस्तान में खत्म हुई, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 5,000 एकड़ के जमींदार बनो, 10,000 एकड़ के जमींदार बनो, 20,000 एकड़ के जमींदार बनो, 50,000 एकड़ के जमींदार बनो। अब 50,000 एकड़ जमीन बलिया में किसी एक आदमी के पास तो है नहीं, 10,000 एकड़ जमीन किसी एक आदमी के पास तो है नहीं। होगा क्या, राजेश जी से कुछ 2 एकड़ ले लिया, कुछ टीपी सिंह से ले लिया, कुछ अनूप पांडे की जमीन ले ली, कुछ आपकी ली, कुछ उनकी ली, कुछ उनकी ली। जब 5,000 एकड़ जमीन हो जाएगी अदानी के पास तो वो ट्रैक्टर चला के उसको बराबर कर देगा, आपकी मेड़े तोड़ देगा, मेड़े। और उस 5,000 एकड़ की जमीन को कटीले तारों से घिरवा देगा, उसके अंदर बड़ी बड़ी 60-60 फीट के रास्ते बना देगा, उसके अंदर बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बना देगा, और उस कटीले तार के बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगा देगा, बंदूक लेके खड़ा रहेगा। आप अपनी जमीन देखने जाओगे तो 4 डंडा मार के आपको भगा दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अपनी खेती दे दी है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, आप जाओगे बोलोगे एसडीएम साहब हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, हमें अपनी जमीन वापस चाहिए। तो एसडीएम साहब कहेंगे जमीन कहां थी? आप कहोगे साहब हमारी जमीन तो यहां थी। वो कहेंगे यहां तो 60 फीट का रास्ता बन गया। आप कहोगे यहां थी, वो कहेंगे यहां तो कोल्ड स्टोरेज बन गया। आप कहोगे यहां थी, वो कहेंगे यहां तो नाला बन गया। 4 डंडा मार के एसडीएम भी आपको भगा देगा, और इस कानून में न्यायालय जाने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। ये कानून आपकी जमीन को कब्जा करने का कानून है, ये कानून। और तीसरा,
एमएसपी की गारंटी, धान पर सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य, गेहूं पे सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य, 23 फसलों के ऊपर सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है। किसान कह रहा है एमएसपी की गारंटी दे दो। मोदी जी ने कहा एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। मैंने कहा झूठा था, झूठा है, झूठा ही रहेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? जोर से बोलिए। मुझसे एक पत्रकार ने कहा, संजय सिंह जी आप दिन रात भाजपा का विरोध करते रहते हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया एमएसपी था, है और रहेगा, आप प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते? मैंने कहा मैं तो मानने के लिए तैयार हूं, पहले आप मान जाइए। बोले मैं तो मान लूंगा। मैंने कहा मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। बोले बताइए। मैंने कहा लाखों करोड़ रुपए काला धन हिंदुस्तान आ गया? बोले नहीं आया। मैंने कहा 15 लाख खाते में आ गया? बोले नहीं आया। मैंने कहा 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरियां मिल गई? बोले नहीं मिली। मैंने कहा जीएसटी से दूसरी आजादी तो मिल गई होगी? बोले नहीं मिली। मैंने कहा नोटबंदी से देश की तकदीर तो बदल गई होगी? बोले नहीं बदली। अरे मैंने कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो लागू हो गई होगी, फसल का 1.5 गुना दाम तो मिला होगा? बोले नहीं मिला। अरे मैंने कहा गन्ना किसान का 4 साल में 1 रुपए भी तो दाम बढ़ाया होगा? बोले नहीं बढ़ाया। मैंने कहा 18,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया तो जरूर मिल गया होगा? बोले नहीं मिला। तो मैंने कहा बताओ ऐसे झूठे आदमी का भरोसा कैसे करते हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। भरोसा कर ले क्या? जोर से बोलिए। एमएसपी मिल जाएगी मोदी जी के कहने से? अरे एमएसपी कानूनी गारंटी से मिलती है। अगर आपको एमएसपी नहीं मिली, फसल का दाम नहीं मिला, आप न्यायालय में जाएंगे, जज साहब से कहेंगे फसल का दाम नहीं मिला। जज साहब कहेंगे इस कानून में कहां लिखा? आप कहोगे मोदी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था जज साहब, आपने नहीं सुना। आपकी फाइल को पकड़ के जज साहब नीचे फेंक देंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसलिए ये तीनों काला कानून हिंदुस्तान के किसानों के पीठ में छुरा मारने का कानून है। ये तीनों काला कानून हिंदुस्तान के किसानों के मौत का फरमान है। ये कानून वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए और वापस होना चाहिए। दूसरी बात, मोदी जी ने देश का बजट पेश किया। उस बजट को आप लोग जरूर पढ़िएगा। मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दे रहा हूं। ये जो नया बजट आया है, ये हिंदुस्तान को बेचने वाला बजट है। वो हिंदुस्तान जिसके 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपनी मेहनत से दिन रात परिश्रम करके रेल बनाया, सेल बनाया, कोल इंडिया बनाई, बीपीसीएल बनाया। आज भारत की सरकार सब कुछ बेचने जा रही है। रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, कोल इंडिया बेची जा रही है, बीपीसीएल बेचा जा रहा है, एलआईसी बेची जा रही है, बैंक बेचा जा रहा है, एफसीआई का गोदाम बेचा जा रहा है, स्टेडियम बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है, बिजली बेचा जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। और इनको आपको रोकना होगा। और नौजवान जो मोदी मोदी लगाते रहते हैं ना, 35 लाख नौकरियां हिंदुस्तान की खत्म होने जा रही है। 35 लाख नौकरियां इस देश की समाप्त हो जाएंगी। ये सरकारी संपत्तियां बिकने से, ये सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियां बिकने से इस देश की 35 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए नौजवानों, आपको इस सरकार के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है
बाप दादा की संपत्ति जो लोग बढ़ाते हैं वो सपूत कहलाते हैं, और अपने बाप दादा की संपत्ति को जो बेचते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अपूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो एक कपूत सरकार हिंदुस्तान में चल रही है जो इस देश को धीरे धीरे करके बेचने का काम कर रही है। लेकिन एक सरकार आपकी भी है, आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार, जिसका 2 दिन पहले मोदी सरकार ने गला घोटने का काम किया। एक चुनी हुई सरकार जो एक बार 67 सीट लेके आती है, एक बार 62 सीट लेके आती है, उस सरकार को खत्म करने का काम मोदी जी ने गैर संवैधानिक बिल के माध्यम से किया। और इस बात से साबित हो गया कि मोदी को अगर किसी से डर लगता है तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल, उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्योंकि जनता के लिए ईमानदारी से कोई सरकार काम नहीं कर रही, इसलिए डर लगता है। हिंदुस्तान में 200 यूनिट फ्री बिजली देने वाली अकेली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार। हिंदुस्तान में माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे का जाल लगाना, बस की यात्रा फ्री करना, बच्चों की पढ़ाई के लिए जब 2015 में हम लोगों की सरकार बनी, स्कूलों में केजरीवाल जी जाते थे, मनीष सिसोदिया जी जाते थे, तो वहां मकड़ी के जाले लगे होते थे। उन मकड़ी के जालों वाले स्कूल में आज बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बने हैं। दिल्ली के अंदर जाकर देख लेना। उन सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, जाकर देख लेना। एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचरों को हमने विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा, और आज दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां इंटर का रिजल्ट 98% पास हुए आपके बच्चे। मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया। वो मोहल्ला क्लिनिक जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, जहां दवाएं मुफ्त मिलती हैं, इलाज मुफ्त होता है, ऐसा मोहल्ला क्लिनिक बनाया जिसकी तारीफ संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने की थी। ऐसा मोहल्ला क्लिनिक बनाया जिसके तारीफ में अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने खबर लिखी। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। जिस उत्तर प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं, आदित्यनाथ जी की सरकार, इस सरकार में उत्तर प्रदेश में बिजली का दाम आसमान पर है, और दिल्ली के अंदर देश की पहली सरकार है जो 73% जनता को जीरो बिजली का बिल यानी फ्री में 200 यूनिट बिजली देती है। 73% जनता का बिल जीरो आता है। 20,000 लीटर पानी फ्री दिया जाता है दिल्ली में। दिल्ली की सरकार 5 फ्लाईओवर का निर्माण करती है तो 300 करोड़ रुपए बचाने का काम करती है, और उस ईमानदारी की सजा ये दी जा रही है कि कहा जा रहा है केजरीवाल सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, सरकार किसकी है? एलजी की सरकार है। लोगों ने वोट एलजी को दिया था कि केजरीवाल को? लोगों ने वोट भाजपा को दिया था कि आम आदमी पार्टी को? लेकिन इन बेईमानों ने जो 1998 के घोषणा पत्र में भाजपा पूर्ण राज्य की वकालत करती थी, 2003 के घोषणा पत्र में भाजपा पूर्ण राज्य की बात कहती थी, 2008 के घोषणा पत्र में भाजपा पूर्ण राज्य की बात करती थी, 2013 के घोषणा पत्र में भाजपा पूर्ण राज्य की बात कहती थी, 2015 के घोषणा पत्र में भाजपा पूर्ण राज्य की बात करती थी, मदन लाल खुराना जी भाजपा पूर्ण राज्य की बात करती थी, साहेब सिंह वर्मा जी पूर्ण राज्य की बात करते थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्ण राज्य की बात करते थे। लेकिन केजरीवाल से हारे तो बोले हम राज्य मानेंगे ही नहीं।
ये किया इन लोगों ने। लेकिन चिंता मत करना, ये आम आदमी पार्टी है, लड़ेंगे और जीतेंगे। हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं। हमने हार कहां मानी? पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं और रोज अखबार उठा के देखता हूं तो पता चल रहा है इस जिले में मुकदमा, उस जिले में मुकदमा, इस जिले में मुकदमा, उस जिले में। बाबा जी के पास कोई काम नहीं, खाली मुकदमा लिख रहे हैं। 14 मुकदमे लिख दिए आदित्यनाथ जी मेरे ऊपर। और मेरा अपराध क्या है? मेरा अपराध यह है कि मैंने 8 पुलिस के जवानों की शहादत का मुद्दा उठाया। मेरा अपराध यह है कि मैंने हाथरस कांड का मुद्दा उठाया। मेरा अपराध यह है कि मैंने पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या का मुद्दा उठाया। मेरा अपराध यह है कि मैंने लिवेंद्र मिश्रा 3 बार के लोकप्रिय विधायक की हत्या का मुद्दा उठाया। मेरा अपराध यह है कि लखीमपुर में एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, वो मुद्दा मैंने उठाया। ये मुद्दे हम बराबर उठाते रहेंगे। कोरोना का घोटाला हमने उठाया, जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार हमने उठाया। मेरे ऊपर मुकदमे लिख रहे हैं। आदित्यनाथ जी, इस बागी बलिया की धरती से कहना चाहता हूं, 14 नहीं 1400 मुकदमे मेरे खिलाफ लिखो, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ता रहा हूं, लड़ता रहूंगा। जिंदाबाद 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 संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज क्या हालत बना दी आपने उत्तर प्रदेश की? जब आप आए तो आपने कहा बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बहुत हुई गुंडागर्दी। न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। और जब आप सरकार में आ गए तो हाथरस कांड हो रहा है। 8 पुलिस के जवानों को शहीद कर दिया गया माफियाओं के द्वारा। उत्तर प्रदेश के अंदर अखबार उठाकर देखिए, 6 साल 10 साल 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। गोरखपुर जनपद में आदित्यनाथ जी के क्षेत्र में भट्टा मजदूरों की बेटियों के साथ बंदूक की नोक पे पूरे रात बलात्कार की घटना होती है। शर्म आती है। 68 बच्चे गोरखपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के अभाव में मर जाते हैं। शर्म आती है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो किसानों का कर्जा माफ करती है तो 2 रुपए का कर्जा माफ करती है, 9 रुपए का कर्जा माफ करती है, 3 रुपए और 5 रुपए का कर्जा माफ करती है। अरे एक किसान का तो 25 रुपए का कर्ज, 25 पैसे का कर्जा माफ किया। मैं कहना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, कर्जा माफ करो या ना करो, लेकिन किसान का ऐसा मजाक उड़ाना बंद करो। भारत माता की जिंदाबाद। इस उत्तर प्रदेश ने देखा, मैंने कभी नहीं सुना शिक्षा मित्र सुहागिन महिलाओं ने अपने सिर मुड़वा के विरोध प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी की महिलाओं को मारा गया, पीटा गया। बीटीसी की महिलाओं को मारा गया, पीटा गया। अभी ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती में 2018 में जिन बच्चों का चयन हुआ था वो नौकरी कैंसिल कर दी, नियुक्ति पत्र नहीं दिया, तो 2 बच्चों ने कल आत्महत्या कर ली। ये हो रहा आदित्यनाथ जी आपकी सरकार में, और आप बंगाल में और हैदराबाद में और केरल में और मुल्तान में घूम रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बंगाल में आपका काला जादू चलने वाला नहीं है। वहां ममता बनर्जी जी बैठी हुई हैं भाजपा का इलाज करने के लिए, और पूरी तरीके से भाजपा हारेगी बंगाल में। ये तुम्हारा काला जादू वहां चलने वाला नहीं है। ये दिन रात झूठ बोलने का काम वहां चलने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी गए बांग्लादेश, कहने लगे मैं बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन में हिस्से में मैं भाग लिया था और वहां मेरी गिरफ्तारी हुई थी। अब आप मुझे बताइए, जो बुजुर्ग लोग होंगे, पुराने लोग होंगे, जानते होंगे, अरे भाई बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई तो पाकिस्तान से हो रही थी,
और बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए तो पूरी भारत की सरकार लगी थी, तो तुम्हारी गिरफ्तारी किसने की? पाकिस्तान ने की, भारत ने? आप मुझे बताओ, भारत का एक एक नागरिक बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में खड़ा था। भारत का एक एक नागरिक बांग्लादेश को आजाद कराने की बात कर रहा था। भारत की सरकार, हमारे देश की उस समय की प्रधानमंत्री बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए लड़ रही थी, तो मोदी को गिरफ्तार किसने किया? योगी ने। किसने किया? लोग कह रहे फ्रांस में गिरफ्तार हुए थे। मुझे तो नहीं मालूम कि फ्रांस में गिरफ्तार हुए। ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम आप सच भी नहीं बोल सकते। ये बात तो माननी पड़ेगी उसकी बहादुरी। क्या कहने लगे? यही आए थे खलीलाबाद में, संत कबीर नगर में, कहने लगे संत कबीर जी, बाबा गुरु नानक देव जी और गोरखनाथ जी एक साथ मीटिंग करते हैं। अब तीनों के जीवन काल में 100-100 साल का अंतर है। बिहार में गए तो कहने लगे जब सिकंदर बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। अब सिकंदर बेचारा बिहार कभी गया ही नहीं। फिर कहने लगे हमने देश के 125 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास के घर की चाबी दे दी। बगल में किसी ने कान में कहा हुजूर 130 करोड़ तो कुल आबादी है। फिर कहने लगे नाले की गैस से आप लोग चाय बना सकते हैं। अब गैस महंगी हो गई, आप लोग नाले की गैस से बनाइए चाय। 857 रुपए का सिलेंडर हो गया और हर जगह आपने अपनी फोटो लगा दी है पेट्रोल पंप पे, उज्ज्वला स्कीम, उज्ज्वला स्कीम। अरे उज्ज्वला स्कीम का सिलेंडर खरीदने का तो पैसा रहेगा नहीं, आपकी स्कीम लेके क्या करेंगे? अपने सर पटकेंगे क्या? तो इसलिए आम आदमी पार्टी के बारे में सोचिए, विचार कीजिए, क्या क्या बचत करती है आपकी। 200 यूनिट बिजली फ्री, यानी कि बिजली का खर्चा जीरो। 20,000 लीटर पानी फ्री, यानी पानी का खर्चा जीरो। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, यानी बस की यात्रा का खर्चा। दिल्ली के अंदर शिक्षा पूरी तरह से फ्री, चिकित्सा पूरी तरह फ्री, इलाज पूरी तरह फ्री। ईश्वर न करे अगर सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंटल पॉलिसी दिल्ली सरकार की कहती है उसके इलाज में 50 लाख और 1 करोड़ भी खर्चा होगा, तो केजरीवाल सरकार करती है। तो भाजपा ही कहते हैं केजरीवाल के पास कोई काम नहीं है, सब कुछ फ्री 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 करते रहते हैं। अरे भाई, जो ईमानदार सरकार होगी वो फ्री फ्री करेगी, जो बेईमान सरकार होगी वो लूट लूट करेगी, लूट लूट करेगी। तो भाजपा वाले लूट लूट कर रहे हैं और केजरीवाल जनता को फ्री सुविधाएं दे रहे हैं। ऐसी सरकार आपको चाहिए कि नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में? फ्री बिजली चाहिए कि नहीं? शिक्षा फ्री चाहिए कि नहीं? चिकित्सा फ्री चाहिए कि नहीं? और ये मोदी जी की तरह भाषण नहीं दिए, हम करके दिखा रहे हैं। दिल्ली में करके दिखा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी अभी जब रैली हुई थी तो केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा था गन्ना फेंक कर चीनी मिल में जाओगे, घर पहुंचने से पहले पेमेंट आपके खाते में पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी से उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा की महंगाई से बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होइए। और यह जिला पंचायत का चुनाव पहला मौका है। मुझे बताया गया 58 या 59 सीटें यहां पर हैं बलिया में।
और इन सीटों पर मजबूत प्रत्याशी हम लोग उतारेंगे। उनको अपना सहयोग दीजिए, समर्थन दीजिए, जिताकर उनको जिला पंचायत में भेजिए और जो लोग जिला पंचायत जीतकर जनता के लिए काम करेंगे उनको विधानसभा में भी मौका देने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। हमारे पास पैसे नहीं है, धन बल नहीं है, बाहुबल नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, लेकिन एक साफ और अच्छी नीयत है जनता के लिए काम करने की, क्योंकि ये आम घरों से निकले हुए लोग हैं। हमारी पार्टी में कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के घर से नहीं आया, ये आम घरों से निकले हुए लोग हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में चंद परिवारों ने देश की राजनीति पे कब्जा कर लिया है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, दुर्गा सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। और इस देश की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बिटवा राजू, बिटवा संजय, बहू सोनिया, बिटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बादला, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहाँ है जरा बताओ। संजय भैया जिंदाबाद। पार्टी है क्या? संजय भैया जिंदाबाद। पार्टी है। ये पार्टियां नहीं चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। इन कंपनियों पर ताला लगाना चाहते हो कि नहीं लगाना चाहते हो? हाथ उठा कर बताओ। भारत माता की कंपनियों पर ताला लगाना चाहते हो तो तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है। लाइन में खड़े होके आम आदमी पार्टी को जिता देना, ये सारे बेईमानों की कंपनियां अपने आप बंद हो जाएंगी। भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई कहता है पंजे को वोट दे दो, कोई कहता है साइकिल को वोट दे दो, कोई कहता है लालटेन को वोट दे दो, कोई कहता है तगड़ी को वोट दे दो, कोई कहता है हाथी को वोट दे दो। हाथी तो वैसे ही ज्यादा खाती खाती है कि नहीं खाती? बहुत खाते हैं, बहुत खाते। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? पहले इस वतन को बचाने की जरूरत है। ये जाति धर्म का जो नशा है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। इस मुल्क को बचाने के लिए हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, ये सारे भेद मिटाने की जरूरत है। और ये जब भेद मिट जाएगा तो आप एक आम आदमी हो, और जब आप आम आदमी हो तो आम आदमी के लिए, हक के लिए काम करोगे। तो सड़क से सदन तक
हमारा एक ही वसूल, एक ही सिद्धांत, एक ही नाम, एक ही नारा है, वो है आम आदमी को मजबूत करो, आम आदमी को देश का मालिक बनाओ, आम आदमी को देश की राजनीति में आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने प्यार से जिंदाबाद संजय भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद आम आदमी हाँ ठीक है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।